जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात हेडलाइंस की। क्या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के कुछ चांस हैं? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट दोबारा फैसला देगा या सरकार कुछ करेगी? आज आप पूरी डिटेल आप देख लोगे, उसके बाद सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी। दोस्तों मैं बात करूंगा एक्स सर्विसमैन की बड़ी रैली, सभी समस्याओं का समाधान एक जगह, और बैंक घोटाला का आरोपी पकड़ा गया। 122 करोड़ यानी जनरल मैनेजर ही था, आखिर क्यों? और फौजी ने दी चेतावनी कि बड़ा हादसा हो जाएगा, यानी एक हवलदार, एक सार्जेंट ने कहा रुक जाओ, चेतावनी दे रहा है, बोल रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है, फिर भी लोग नहीं माने, प्रशासन नहीं जागा और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है, यदि आप वन पेंशन की उम्मीद करते हो, लास्ट ऑप्शन है यदि आप मिलिट्री सर्विस पे की उम्मीद करते हो, और वो ऑप्शन है जंतर मंतर पर रैली, एजिटेशन और सिर्फ एजिटेशन। हाँ जी दोस्तों, आपने सारे पैतरे, सारी चीजें देख ली, कोई नहीं सुनना, किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। तो दोस्तों सबसे पहले एमएसपी की आज बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मीडिया के खबरों में आ रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दो विकल्प दिए कि पहले आप सरकार के पास जाइए, फिर आप हमारे पास आइए। यदि मैं सीधी और सिंपल भाषा में कहूं, और इसके लिए शब्द हैं कि आप की जो अनोमलीज कमेटी है पे कमीशन के पास जाइए। जैसा कि हम जानते हैं, वो खबर भी दिखाऊंगा जबकि सरकार पूरी तरह तैयार थी और सरकार ने यानी अपने पैर खींच लिए थे। तो सबसे पहले जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2006 के बाद मिलिट्री सर्विस पे यानी जोखिम भत्ता के नाम पर एक भत्ता दिया गया, और इसके अंदर भेदभाव, जबरदस्त भेदभाव था। अधिकारियों को ब्रिगेडियर रैंक तक दिया गया, जो कि हमारे से 3 गुना ज्यादा है। एमएनएस का भी हमारे से 2 गुना ज्यादा है। बात इस बात की है। और लेकिन जोखिम किसको है? सिपाही को। जोखिम किसको है? हवलदार को, नायक को, यानी जेसीयू तक। और भत्ता कौन ले रहा है? मिलिट्री नर्सिंग अफसर डबल ले रहा है, ट्रिपल अफसर ले रहा है। हाँ जी दोस्तों, जो कि बहुत सारे अफसर उस लड़ाई के मैदान में, उस ऑपरेशन में जाते भी नहीं है। तो क्यों भेदभाव हुआ? और इस भेदभाव की लड़ाई शुरू होती 2016 यानी 7th पे कमीशन के बाद, जब 5,200, 10,500 और 15,500 के आंकड़े आते हैं। अब इसकी पहल सबसे पहले शुरू होती है कहां पर? आर्मी हेडक्वार्टर से शुरू होती है, फिर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाती है। यानी मामला पे कमीशन ने शुरू किया, सेना मुख्यालय में गया, सेना मुख्यालय से दिल्ली हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर के अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आप फिर पे कमीशन के पास जाइए। क्यों भाई? ये सारी राम कहानी क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ये बात सीधी है। अभी और मैं बात कह रहा हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा ये मामला माननीय हमारा एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या केस डाला था, इसकी आपको खबर भी दिखाऊंगा और पूरे आंकड़े दिखाऊंगा, इससे आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। केंद्र द्वारा 1 लाख कर्मियों के लिए मिलिट्री सर्विस पे वेतन की मांग खारिज किए जाने से नाराज, सेना नाराज। पहली बात सुनना है हेडिंग, यानी सेना नाराज है, और कि सेना की उच्चतम यानी मिलिट्री सर्विस पे का ही केस है। अब हिंदी में, अब नई दिल्ली सरकार ने सेना के जूनियर कमीशन अधिकारियों सहित 1,12,000 से 1,12,000 से अधिक सैन्य कर्मियों के लिए उच्च एमएसपी की सशस्त्र बलों की लंबे समय से चली आ रही मांग को खारिज कर दिया। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यानी खबर है 4 दिसंबर 2018 की। उस समय सेना अध्यक्ष थे जनरल रावत साहब, और यह मांग पूरी इन्होंने रखी। एमओडी ने स्वीकृत किया, ड्राफ्ट बनाया कि आपने एमएसपी 10,000 कर दो। अब किसकी है आप समझ सकते हो। उन्होंने पीटीआई को बताया कि सेना मुख्यालय वित्त मंत्रालय के निर्णय से बहुत दुखी है तथा इसकी तत्काल समीक्षा की मांग करेगा। यानी वित्त मंत्रालय के निर्णय से दुखी है। आप समझ सकते हो, सरकार वो ही है। एमओडी रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि 1,12,000 लोगों को आप एमएसपी 10,000 कर दो। अब 1,12,000 कौन है? वो आर्मी के जेसीओ हैं, और एयरफोर्स के वारंट अफसर हैं, और नेवी के इसके समान रैंक के अधिकारी हैं। 1,12,000 जनसंख्या है इनकी, और वित्त मंत्रालय यानी एमओडी ने सैंक्शन कर दिया। रक्षा मंत्री जी गए और वित्त मंत्रालय ने बोला हमारे पास पैसा नहीं है। बात वहीं घूम फिर के आएगी। फिर क्या होता है? सूत्रों ने बताया कि मासिक एमएसपी जो 5,200 उसको बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए। यदि सरकार ने मांग स्वीकार कर ली तो वार्षिक वित्तीय व्यय 610 करोड़ रुपए होता है। यदि वित्त मंत्रालय उसको फाइनेंशियल दे देता परमिशन, तो 610 करोड़ रुपए प्रति साल, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी। सैन्य कर्मियों के लिए एमएसपी की शुरुआत उनके विशिष्ट सेवा कठिनाइयों खतरों को देखते हुए की गई थी।
सूत्रों ने बताया कि नौसेना वायुसेना के जेसीओ समकक्ष रैंक के लिए यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया। सिर्फ और सिर्फ जेसीओ की मांग की थी, जवानों की तो अभी हम कर रहे हैं। यानी जेसीओ की मांग को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया। 610 करोड़ पर एनएम उनका खर्चा आएगा। इसलिए वर्तमान में एमएसपी की तीन श्रेणियां, एक अधिकारी, दूसरा जेसीओ जवान, एक मिलिट्री नर्सिंग अफसर। सेना जोर दे रही है कि एमएसपी जेसीओ को ज्यादा कर दी जाए, क्योंकि वो राजपत्रित अधिकारी ग्रुप बी में आते हैं और सेना की कमान और नियंत्रण संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा यदि लॉजिक रैंक के हिसाब से है एमएसपी का, यदि लॉजिक रैंक के हिसाब से है, श्रेणी के हिसाब से है, क्लासिफाइड किया गया तो अफसर को दिया है, तो जेसीओ को अलग कैटेगरी कर दी, जैसे कि अफसर जेसीओ जवान की कैटेगरी है। लेकिन नहीं, अफसर ने तो अपनी कैटेगरी रखी और जेसीओ जवान को एक कैटेगरी मिला दिया। यह एक पहलू था, मैं ये नहीं कह रहा कि मिलना चाहिए था, नहीं, वो तो खारिज हो गया। अब आगे की संभावना इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब कहते हैं नाम न बताने की शर्त पर एक सैन्य अधिकारी ने कहा, चूंकि जेसीओ ग्रुप भी राजपत्रित अधिकारी है और उनकी सेवा अवधि भी काफी लंबी होती है, इसलिए जवानों के बराबर उन्हें एमएसपी देना गलत है, यह बहुत अनुचित है। सूत्रों ने बताया कि सेना ने इस मुद्दे को रक्षा मंत्री के समक्ष जोरदार तरीके से उठाया था और तीनों सेनाओं के साथ साथ रक्षा मंत्रालय भी इस मुद्दे पर सहमत थे। यानी रक्षा मंत्री भी सहमत थे, तीनों सेना प्रमुख भी सहमत थे और बात तार्किक थी। और बात जब तार्किक बात, सही बात नहीं मानी वित्त मंत्रालय ने, मिलीजुली प्रतिक्रिया होगी। मानिए प्रधानमंत्री चाहते तो वित्त मंत्रालय क्या कर लेता? समझ में आ रहा है ना आपको? तो कुछ भी नहीं है, ये हमारे को एक चॉकलेट दी जा रही है और कुछ नहीं है। एमएसपी को पहली बार छठे वेतन आयोग द्वारा पेश किया गया। अब उन्होंने कहा कि जो कठिनाइयों और नुकसानों का उल्लेख करते हुए कि जवानों को जिंदगी के ज्यादा खतरे हैं, तमाम इस चीजों के हवाले दिया। अब ये तो बात आपने सुन ली। अभी मान ली वीर बहादुर सिंह जो वॉइस ऑफ एक्सेलेंस में उन्होंने लगातार संघर्ष किया। अब ये बात यहां खत्म हो जाती, समीक्षा भी नहीं सरकार करती, फिर 2018 के बाद दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ तलब करते हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट में आपने देखा होगा पिछले 9 सितंबर या 30 सितंबर तक ये आज है आज नहीं है, आज है आज नहीं है, समय खर्च किया, पैसा खर्च किया, बहुत सारी मेहनत की हमारे सैनिक संगठनों ने। और अंत में क्या निकला? उन्होंने बोला बात तो आपकी सही है, जैसे ही बोला कि जेसीओ की बात सही है, ऐसे ही आपकी बात सही है, लेकिन हम इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये भी हाई कोर्ट है और ऑलरेडी एक पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले में एच का खारिज कर दी। इनको इतना कहने के लिए कम से कम 10 साल लग गए, 8-9 साल लग गए। आप समझ सकते हो ये खेल है हमारे साथ। अब इसके बाद लग गए, अब जाला स्पेशल एसएलपी डाली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट जी ने उन्होंने जज साहब ने बोल दिया कि मामला पे कमीशन का है, अनोमलीज का है और सरकार के सामने रखिए। सरकार के सामने तो रखा था, सरकार से तो हमने सिर्फ 5 रुपए मांगे थे, वो नहीं दिए, अभी तो हम 500 मांग रहे हैं। के संबंध में हुआ था, कोर्ट के सामने हमने व्यापक चर्चा किया। चर्चा इस बात पे भी हुई कि क्यों ना इसको एनोमली कमेटी को भेज दिया जाए। तो हमसे पूछा गया क्या एनोमली कमेटी है, मैं कोर्ट में ही था, मैंने कहा हाँ एनोमली कमेटी हर पे कमीशन की होती है। फिर हुआ किस बॉडी को भेजा जाए या गवर्नमेंट को भेजा जाए, तो इस पे कोर्ट कन्विंस नहीं था कि एनोमली कमेटी है या नहीं, या कोई और बॉडी फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है। तो उन्होंने उस चीज़ को ऑप्शन खुला छोड़ दिया और ये कहा कि आप एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम लोग इस कोर्ट के आदेश के अनुसार डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे जिसका कोर्ट ने परमिशन दिया हुआ है। अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं करती है तो दोबारा हम लोग कोर्ट में जाएंगे। एक बात मैं और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी के संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है या नहीं हुआ ये देखना है, हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है नहीं हुआ ये देखना है। इस पे बहस करनी है, चर्चा करनी है। हम लोगों ने इस पे बहुत चर्चा की, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कोर्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट जो कि सर्वोच्च बॉडी है, इसको देखने के बजाय गवर्नमेंट के फाइनेंस हित को देख रही है। मुझे लगा है कहीं हम वित्त मंत्री के सामने तो केस फाइल नहीं किए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बात किया कि सरकार के पास लिमिट बजट होता है। चलिए तो चर्चा का विषय है, ऑर्डर का विषय नहीं है। ऑर्डर में ये हुआ है कि हमें परमिशन दिया गया है डिटेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। हम लोग डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और पे कमीशनों को भी देंगे, पे कमीशंस को भी देंगे। अगर गवर्नमेंट इस पे कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा जाएंगे। ये ऑप्शन हमारे लिए खुला रखा हुआ है। इसी आधार पे हम लोगों ने पिटीशन विड्रा किया हुआ है। अभी तो हम 500 मांग रहे हैं, समझ रहे हो? 5 रुपए 610 करोड़ सिर्फ
1,12,000 लोगों के लिए था, अब तो पूरी फोर्सेस है 13 से 14 लाख लोगों के लिए बराबर एमएसपी। समझ गए ना, वही वित्त मंत्री है, वही सब कुछ है, वही सरकार है, वही प्रधानमंत्री, सारी चीजें वही हैं। अब वो मामला घुमा फिरा के बोल जा कि आपके पास ऑप्शन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने से क्या मिलेगा? और जबकि सीधा सीधा वीर बहादुर सिंह ने एक बात सही कही है, फाइनेंशियल बर्डन की वजह से ये सारा टाल मटोल कर रहा है, ये पहले से ही मिलीजुली प्रतिक्रिया है। तो अभी आपने देख लिया होगा कि आखिर सरकार आपको देगी या नहीं देगी, या उम्मीद कितनी करोगे वो बात अलग है, लेकिन लड़ाई लड़ना हमारा काम, और इसके लिए जबरदस्त लड़ाई। और ये चीज एहसास कराना है, हमें दे आना दो, एहसास कराना है कि आपने वन पेंशन दिया तो ऊपर से शुरू किया, एमएसपी दिया तो ऊपर से शुरू किया, एमएनएस पर मेहरबान हो आप, लेकिन जवानों पर मेहरबान नहीं हो आप, ये सीधा सीधा दिख रहा है। अब इसके लिए लास्ट और लीस्ट ऑप्शन है भाई, 20 फरवरी को जंतर मंतर पर 9:30 बजे आप पहुंचिए, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की अगुवाई में यह धरना प्रदर्शन रोष रैली की जा रही है। सरकार को एक बार फिर जगाया जाए, कम से कम हम संगठित होने का एक प्रदर्शन दे सकते हैं, एक उन्हें मैसेज दे सकते हैं कि नहीं, आज भी हमारी मांग है, आज भी हम दुखी हैं, आज भी हम आहत हैं, क्योंकि हमारे प्रेमेचर भाइयों को आपने अलग किया, वो उनकी जरूरी नहीं मजबूरी थी, इसलिए प्रेमेचर वालों को छोड़ा आपने। विडो पेंशन हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, वन रैंक पेंशन की जितनी अनोमलीज है उनको लेकर के एक दिन का धरना प्रदर्शन, उसके बाद आगे क्या रूपरेखा होगी वहां पर डिसीजन लिया जाएगा, जैसा कि हम लगातार इस खबर को आपके सामने रख रहे हैं। 20 फरवरी यानी आज आप समझ सकते हो, आज 16 तारीख है, 3-4 दिन बाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि हमेशा की तरह भूतपूर्व सैनिक रैली लखनऊ मध्य कमान, सेंट्रल कमांड के अंदर बड़ी रैली है, उसमें कल्याण एवं शिकायत निवारण, पेंशन दस्तावेजी जो आपकी समस्या है उसका, रोजगार और पुनर्वास के लिए, स्वास्थ्य देखभाल ईसीएचएस के लिए, जन सुनवाई केंद्र, नागरिक प्रशासन से संबंधित शिकायतें, प्रेरक एवं जागरूकता कार्यक्रम, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत, सामुदायिक नेटवर्किंग और भाईचारे को मजबूत करना। यह है एएमसी सेंटर एवं कॉलेज, 22 फरवरी 2025 9 बजे से 4 बजे। सभी भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं से आग्रह है कि रैली में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। अभी वहां पर हर माननीय योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहेंगे और सारा स्टाफ रहेगा। यदि आपकी कोई भी समस्या है, उत्तर प्रदेश सरकार से है, आपके रेवेन्यू की है, आपकी पेंशन की है, आपकी प्रताड़ना की है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की है, आपके रोजगार की है, आपके पुनर्वास की है, आपकी ईसीएचएस की है, सारी समस्याएं, तो आप सेंट्रल कमांड लखनऊ में आप पहुंच सकते हो। और ये लेटर आप देख सकते हो नीचे सब एरिया की तरफ से निकला हुआ दोस्तों। अब मैं बात करूंगा बैंक घोटाला। हाँ जी दोस्तों, मैंने जैसे बात किया न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, बहुत सारे सैनिकों के भी फोन आ रहे हैं जो लोकल उस इलाके में थे, उनका अकाउंट उसमें था। अब अकाउंट तो था, सबको ही खुलाते हैं, गवर्नमेंट बैंक है, आरबीआई ने रोक लगा दी, 6 महीने पर बैन लगा दिया, उनका ऑडिट चल रहा है। ऑडिट में पकड़ा गया है कि 122 करोड़ वहां के जनरल मैनेजर है और उसका पूरा रेवेन्यू का इंचार्ज वो था, ऑडिट वो कराता था, सारी चीजें वो करता था, उसने 122 करोड़ रुपए खुद ही अपनी जेब में भर लिए। हितेश मेहता जी हैं और वो गिरफ्तार भी हो गए। तो आपने देखा कि ये हो रहा है इस देश में, जिसको मिल रहा है वही चेप रहा है, मलाई खा रहा है, और किसी को किसी की परवाह नहीं। आखिर उनका क्या कसूर है जिन्होंने अपने पैसे डाले? उनका क्या कसूर है? उनके पैसे आपने तो बोल दिया, इस पे बैन लगा दी, लेकिन वो तड़प रहे होंगे, वो तड़प रहे हैं जिन्होंने एक एक पाई को बचा बचा के बैंक में डाला था। उनका क्या कसूर है? बाहर लोग धरना प्रदर्शन चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, किसी की एफडी है, किसी का कुछ है। तो ये है इस देश की कंडीशन। तो आपने जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना है भाई, 100 बार सोच लेना। यहां अनिश्चितताओं, अनसर्टिनिटी है ज्यादा किसी भी बात को लेकर, और ऐसे अनसर्टिनिटी की उदाहरण देता हूं, और उदाहरण बनाकर दिल्ली, न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन, और जहां पर आप देख सकते हो, जैसे श्रद्धालु बोलूं या क्या बोलूं उनको आप समझ सकते हो, और वो लोग जो जनरल क्लास में या स्लीपर क्लास में जा रहे थे, यानी महाकुंभ के लिए जा रहे थे, आस्था के लिए जा रहे थे, और वहां पर भगदड़ मची। और बड़े शर्म की बात है, इस भगदड़ को भांप लिया था एक हवलदार ने, एक एयरफोर्स के सार्जेंट ने। इस चीज की आशंका मुझे शाम को 5 बजे हो गई थी, क्योंकि मैं जब ड्यूटी आ रहा था, लोक कल्याण मार्ग से मैं आ रहा था अपने नई दिल्ली के लिए, तो मेरे को नई दिल्ली मेट्रो से निकलने में 1 घंटे लगे, जो कि 2 मिनट का काम है। वहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने में 1 घंटे लगे, इतना ज्यादा पब्लिक वहां पे हो रही थी। और इस चीज को मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पब्लिक टोटल की टोटल मात्र और मात्र नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएगी। मैं 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, जो कि भगदड़ हुआ था महाकुंभ में, मैं वहीं पे था उस टाइम पे। मैं वहां पे होने का
टाइम पे मैंने देखा था कि कैसी स्थिति बनती है और कितना भीड़ बनता है। जी, मैं जब वो मूवमेंट करवाने के बाद वहाँ वापस जा रहा था तो मेरे को जाने का रास्ता नहीं मिला, और तब मैंने यहाँ पे नीचे उतर के और प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, इवन 13 पे भी, और मैंने अपने खुद से एक अनाउंसमेंट किया कि भारतीय सेना की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन जो भी हो रुक जाइए, आपको जगह नहीं मिल रही है। एक ही ट्रेन में, एक ट्रेन में 5000 10,000 आदमी एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, एक टाइम पे नहीं जा सकते हैं, ऐसा मैंने बताया, अनाउंसमेंट भी किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। एक जगह से 2 जगह, इस ट्रेन पे नहीं मिला उस ट्रेन में मिलेगा, उस ट्रेन में नहीं मिला इस ट्रेन में मिलेगा, इस तरीके का एक सिनेरियो बनाया गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि इतना बड़ा भगदड़ हो गया और इस तरह का यहाँ पे घटना घट गई। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, अनाउंसमेंट कर रहा, क्योंकि वहां ट्राई सर्विस एक हेल्प सेंटर था, वहां पर वो काम कर रहे थे। उन्होंने इलाहाबाद में भी ये सब चीज देखी थी और कह रहे थे कि बड़ा इंसिडेंट होने वाला। बोला हमने 5 बजे समझ लिया कि यानी जितनी ट्रेनें जा रही उनमें 5,000 10,000 20,000 50,000 लोग हैं, कहां से बनेंगे, कहां से बैठेंगे। और कोई बोल रहा है 12 नंबर पे आ रही, कोई 16 नंबर पे आ रही, और लोग बच्चों को लेकर, बीवियों को लेकर इधर से उधर हो रहे हैं। सांस लेने की जगह नहीं है रेलवे स्टेशन पर, और वो दिल्ली है, वहां पर पूरा केंद्र सरकार है, राज्य सरकार अभी भी है, जो मुख्यमंत्री जी हैं लेडीज, आम आदमी पार्टी की अभी नई सरकार नहीं बनी, लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए। और ये जवान है, भारत सेना का जवान है, जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये अनहोनी होने वाली है, अनहोनी होने वाली है, लेकिन फिर भी अनहोनी होकर रही है। तो यहां आपको जागना होगा, भीड़ और भेड़ चाल से दूर रहना होगा। धन्यवाद।